हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चाइना की यात्रा की है और वहां पे उनकी मुलाकात चाइना के प्रमुख शी जिनपिंग से हुई। इस पूरी बैठक को दुनिया भर में कवर किया गया, दुनिया भर में दिखाया गया और इस पूरी मुलाकात के बहुत सारे निहितार्थ, बहुत सारे निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस पूरी मुलाकात के भारत पर क्या असर पड़ सकते हैं, रूस और चाइना के जो संबंध इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं, संबंध इतने घनिष्ठ होते जा रहे हैं, इन घनिष्ठ होते संबंधों का भारत पर क्या असर पड़ेगा, उसकी विवेचना करने की कोशिश करेंगे, उसको बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर के बाद हम चाइना रूस संबंधों के इतिहास पर एक बार बात करेंगे। इसके बाद हम हालिया डेवलपमेंट क्या रहा है, पिछले कुछ सालों की क्या घटनाएं हमें देखने को मिली हैं, उसको भी देखेंगे और इस पूरी इक्वेशन का भारत पर क्या असर हो सकता है, उस असर को भी समझेंगे। अंत में एक सवाल भी होगा, सवाल बहुत आसान सा है। वीडियो को आप देखेंगे ध्यान से तो आप सवाल के जवाब को दे पाएंगे और अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप वैसे भी उस सवाल के जवाब को आसानी से समझ जाएंगे। चलिए, ये खबर जो है वो आपका जीएस पेपर 2 से आपकी जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक से आप इस पूरे विषय को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रूस और चाइना के ऐतिहासिक संबंध किस तरह के रहे हैं, उन पर एक बार नजर डालते हैं। तो जब आप दोनों देशों के संबंधों की विवेचना, दोनों देशों के संबंधों का जो अध्ययन है वो शुरुआत से करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि शुरुआत में दोनों देशों के संबंध बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थे। तो संबंधों की शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। जब 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद जो चाइना के चेयरमैन थे माओ जेडुंग, वो मॉस्को की यात्रा पर जाते हैं, रशिया की या फिर आप कहें उस समय पर यूएसएसआर की यात्रा पर जाते हैं, तो उन्हें यूएसएसआर के जो प्रमुख थे जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन, यूएसएसआर के प्रमुख से मिलने में हफ्तों से ज्यादा समय लगाया जाता है। यानी उनको यूएसएसआर के प्रमुख से मिलने नहीं दिया जाता। इसकी वजह से, इस पूरे डेवलपमेंट की वजह से चाइना और रशिया के संबंध बहुत खराब होने लगते हैं। इसके बाद शीत युद्ध के दौरान चाइना और यूएसएसआर आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं, क्योंकि दोनों ही में रेस लगी हुई थी, प्रतिस्पर्धा थी कि इनमें से कौन वैश्विक कम्युनिस्ट आंदोलन का नेतृत्व करेगा। तो दोनों के बीच में लीडरशिप को लेकर के हमें लड़ाई देखने को मिलती है कोल्ड वॉर के दौरान और ये लड़ाई कुछ समय बाद युद्ध में भी बदलती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों देशों के बीच जो तनाव था वो सबसे खतरनाक रूप ले लेता है और 1969 में हमें दोनों के देशों के बीच में छोटा सा युद्ध देखने को मिलता है। हालांकि इसके बाद 1976 में माओ की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंध थोड़े बहुत सुधरना जरूर शुरू होते हैं। इसके बाद 1991 में यूएसएसआर का पतन हो जाता है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और इस विघटन के बाद दोनों देशों के संबंध और ज्यादा धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। तो शीत युद्ध के बाद का जो पीरियड था वहां पर रूस और चाइना के संबंध में इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक बड़े पिलर के तौर पर सामने आता है और वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो चाइना जो है वो रूस के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। इस पॉइंट पर हम और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल यहां पर हमने ये समझा कि दोनों देशों के संबंधों का इतिहास किस तरह का रहा है। अब अगर इसको थोड़ा सा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप समझने की कोशिश करें, पिछले कुछ सालों की अगर आप बात करें तो पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे 2014 से एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। 2014 में रशिया द्वारा क्रीमिया का अधिग्रहण कर लिया जाता है, क्रीमिया का अनेक्सेशन होता है और इस अधिग्रहण के बाद अमेरिका, नाटो और तमाम यूरोपीय संघ के जो देश थे उनकी प्रतिक्रिया रशिया के खिलाफ हमें देखने को मिलती है। रशिया को बेसिकली आपका G8 जो कंट्री का ग्रुप था उससे बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि अब G7 कहलाता है। इसके अलावा रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं, रशिया को इकोनॉमिक लेवल पर आइसोलेट कर दिया जाता है और जो प्रतिबंध लगते हैं, इन प्रतिबंधों की वजह से रशिया जो है वो चाइना के और ज्यादा करीब होता जाता है। चाइना पर उसकी जो डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस बढ़ती जाती है। जैसे इन सैंक्शंस के बाद रूस ने चाइना के निवेश के लिए अपने दस्तावेज खोल दिए, यानी कि रूस ने लगातार चाइना से निवेश आकर्षित किया, चाइना भी लगातार रूस में निवेश कर रहा था और चाइना ने जो है 2025 तक 30 वर्षों के लिए 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का सौदा किया था कि वो इतना तेल रूस से खरीदेगा। इसके अलावा 2016 के बाद से दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है
वो 50 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के 147 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसके अलावा रूस ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी एक्सेप्ट किया है, और वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि रूस ताइवान की एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करता है, रूस ताइवान की जो है स्वतंत्रता का विरोध करता है। इसके अलावा जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत होती है तो बेसिकली आपको ये जानकर के थोड़ी सी हैरानी होगी कि इससे इस पूरे युद्ध की शुरुआत से कुछ ही दिन पहले चाइना और रशिया के बीच में एक समझौते पर भी साइन हुए थे, और इसके बाद से इस पूरे युद्ध में कई बार डेटा सामने आया कि चाइना की ओर से रशिया को बहुत सारे इक्विपमेंट्स की सप्लाई की जा रही है। तो ये पिछले कुछ समय के संबंध रहे हैं चाइना और रशिया के बीच में। अभी बीते दिनों चाइना के जो प्रमुख हैं शी जिनपिंग, उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज की यात्रा की थी, और इस यात्रा के दौरान उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज से ये वादा किया था, खासतौर पर फ्रांस में जब उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, जब अपनी बात कही थी, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने बयान में ये कहा था कि वो रशिया को और ज्यादा इक्विपमेंट्स की सप्लाई नहीं करेंगे। तो एक तरफ जो चाइना है वो यूरोप में जाकर के ये कहता है कि हम रशिया को और ज्यादा हथियारों की, और ज्यादा मिलिट्री और सिविलियन इक्विपमेंट्स को सप्लाई नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ चाइना रशिया को होस्ट करता है, व्लादिमीर पुतिन को होस्ट करता है। दोनों देश अपने आपस में संबंधों को बेहतर बताते हैं और अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की बात की जाती है। तो यहां पर आप चाइना की पॉलिसी में जो विरोधाभास मौजूद है, जो आपका एक कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो विरोधाभास आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये तो हमने यहाँ पर बात कर ली, और संबंध कितने ज्यादा बेहतर हैं वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये जो यात्रा व्लादिमीर पुतिन ने चाइना की है, ये 2000 के बाद से, यानी 2000 में उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था, और 2000 के बाद से उनकी 19वीं यात्रा है ये। और अभी हाल ही में कुछ ही महीनों पहले उनका चुनाव वापस राष्ट्रपति के तौर पर हुआ है, और उसके बाद से उन्होंने जो अपनी पहली यात्रा की है वो भी यात्रा चाइना की रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाइना और जो रूस के संबंध है वो कितने बेहतर होते जा रहे हैं। अब इन संबंधों के बेहतर होने का भारत पर क्या असर पड़ेगा उसको भी एक बार देख लिया जाए, तो भारत पर बहुत तरीके से आपको असर देखने को मिल सकता है। आप जानते हैं कि भारत और रूस जो रहे हैं वो ऐतिहासिक तौर पर एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब रहे हैं। तो सबसे पहले तो भू राजनीतिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट आपको इस पूरी घटना का देखने को मिल सकता है। जैसे अगर इस क्षेत्र में जो है रूस और चाइना के बीच में संबंध बेहतर होते हैं, तो इसकी वजह से इस क्षेत्र में आपको शक्ति संतुलन में बदलाव देखने को मिल सकता है, और भारत के प्रभाव को यहाँ पर सीमित किया जा सकता है। तो इसकी वजह से क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा की जो लड़ाई है, क्षेत्रीय नेतृत्व की जो लड़ाई है, वो और ज्यादा गंभीर हो सकती है, और भारत को स्ट्रेटेजिक लेवल पर इस तरह से भी नुकसान होगा कि अगर आपको याद हो, अगर आप थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ समय में, या आप ऐतिहासिक तौर पर अगर उठा के देखेंगे, तो यूएनएससी में भारत के खिलाफ जो भी प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव पर कहीं ना कहीं रशिया ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया है। वीटो चाइना को भी प्राप्त है, चाइना भी वीटो का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को बचाने के लिए, और रशिया वीटो का इस्तेमाल करता है भारत के हक में लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन अगर चाइना और रशिया के संबंध बहुत मजबूत हो जाते हैं, और क्योंकि रशिया अपने निवेश के लिए, अपने व्यापार के लिए चाइना पर निर्भर है, तो इसकी वजह से बेसिकली चाइना रशिया पर दबाव बना सकता है कि आप यूएनएससी में भारत का समर्थन ना करें। तो हो सकता है कि अगर ये संबंध बेहतर होते हैं और भविष्य में भारत के खिलाफ यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव आता है, तो रशिया भारत का समर्थन ना करे। ये भारत के लिए एक बड़ी हार हो सकती है जियोपॉलिटिकल लेवल पर। तो ये एक नुकसान भारत को देखना पड़ेगा। इसके अलावा रशिया जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बहुत ज्यादा रिच है, वहां पर आपको बहुत रिच मिनरल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर रशिया और चाइना के संबंध बेहतर होते हैं, तो इसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में जो रशिया के रिसोर्सेज हैं उनको लेकर के कंपटीशन शुरू हो सकता है, और भारत इस कंपटीशन में कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के, व्यापार को लेकर के दोनों देशों के बीच में आपको जो है प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रूस और चाइना का जो गठबंधन है वो भारत की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, इस पूरी घटना के क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारा करंट का टॉपिक समाप्त होता है, और अब अंत में एक सवाल पर चर्चा कर ली जाए। सवाल आपका प्रीलिम्स का है, और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल आप देखें, सवाल में पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन जो है वो किस वर्ष हुआ था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993, या फिर ऑप्शन डी 1994। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे,
और बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो जवाब आसानी से दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात हुई है वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल पर बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो उस बटन को भी दबाइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।